नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 13 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। इसमें द हिंदू और दैनिक जागरण को हम लोग डिस्कस करेंगे, खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे और पीटी और मेंस के फैक्ट को एक जगह कंक्लूड करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से सीधे सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है। और अगर इसकी टॉपिक की समझ आपकी बन जाएगी तो करंट अफेयर पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ में आएगा। ओके अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट जाकर देखिए, IR, GS1, GS2 सबके आपको निबंध सहित सबके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। गाइडेंस रिलेटेड भी सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। NCERT MCQ भी हम लोग शाम को करते हैं, तो आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ MCQ करेंगे हम लोग, तो उसको भी देखा कीजिए। ओके और अगर आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलरली बिल्कुल कूल होकर कॉन्फिडेंस के साथ खुद पर आत्मविश्वास बना कर पढ़ना है। कितना भी कुछ हो जाए, कोई कितना भी डराए, एग्ज़ाम ये होता है वो होता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कि सबसे पहले बुक कंप्लीट किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर MCQ लगा लिया, फिर टेस्ट सीरीज लगा लिया, फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। रिजल्ट सबसे बाद का प्रोसेस होता है, उसके पहले की प्रोसेस होती है तैयारी। अगर आप खूब अच्छे से तैयारी करेंगे पूरे मन से, जिससे अंतरात्मा में ये आते रहे कि नहीं मैंने कहीं पर कोई गलती नहीं की है, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर आपने नहीं पढ़ेंगे तो रात को सोते समय तो जरूर मन में ये चीज़ आता है कि भाई आज पढ़ा नहीं सही से, तो आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। इसलिए आत्मविश्वास बनाकर खूब अच्छे से ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कोई भी आसान नहीं होता है अब। ओके इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आज का पहला न्यूज़ है रामलला मंदिर संबंधी। हेडलाइन मैं रोज़ दिखाता हूँ, तो इसमें तो अपने न्यूज़ अपने पेपर के लिए कुछ है नहीं। दूसरा न्यूज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI, क्योंकि मैं आज आपको क्या समझाऊंगा, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट समझाऊंगा, जिसकी शुरुआत की गई थी 2005-6 के बाद, और देश में आपदा प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ी बॉडी है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, PM से फिर कहाँ पर आएंगे, अलग अलग राज्यों में इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो अलग राज्यों के CM इसके चेयरपर्सन होते हैं। PM के नीचे कौन आएंगे, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर आते हैं। CM के अंदर कौन आते हैं, तो DM आता है। ओके ये 3 स्तर पर ये संरचना बनाया गया है। देश के सर्वोच्च पद से लेकर जिला लेवल के पद तक NDMA में पदों का सृजन किया गया है। बिपरजॉय का नाम आपने सुना ही होगा कि ये क्या है, तो ये चक्रवात है, बिल्कुल सीवर कंडीशन वाला, बहुत ही तेज़ 150 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 14-15 तारीख के आसपास ये गुजरात के तटों के समीप टकरा सकती है। बाकी राज्यों के मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है। तो मुझे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को मैं NDMA के बारे में बता दूँ, क्योंकि वहाँ से सवाल UPSC मेंस में पूछा जा चुका है। और UPSC मेंस में एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके टॉपिक होता है जिसे पढ़ना होता है अलग अलग, और BPSC मेंस में भी एक सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट से जरूर रहता है। आपदा प्रबंधन जिसको कहा जाता है, वहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए उस बॉडी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। सबसे बड़ा आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी निकाय है, तो NDMA है। ये बहुत सारे लोगों को आज से पहले नहीं पता होगा, आज आपको पता चल गया। कोशिश कीजिएगा अगर नोट डाउन कर सके तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसका आप बना लेंगे नोट्स। इसका औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है। 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होंगे, इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा, इसका गठन किया गया। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और उसी समय इसका गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हालांकि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति केंद्र, राज्य और जिले सभी के लिए सक्षम वातावरण बनाती है। एकीकृत नीति हमने बनाया हुआ है कि भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है DM के तहत, उसको भी इस बॉडी में शामिल किया गया है। सरकार देश के 350 जिलों में आपदा प्रबंधन स्वयं सेवक आपदा मित्र बनाने के कार्यक्रम पर काम कर रही है, जिनको क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए बिहार के किसी जिले में बाढ़ आ गया और वहाँ पर आपदा मित्र पहले से मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे। सबसे बेस लेवल पर ये मौजूद होंगे। जैसा आपको पता होगा कि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले होम गार्ड की बहाली की गई थी। होम गार्ड नामक पद का सृजन किया गया था। एक्चुअली में होम गार्ड करते क्या थे, तो युद्ध के समय लोगों को जो बम्बार्डिंग होती है, बॉम्ब गिराए जाते हैं, उससे रक्षा करने में उनको मदद करते थे। लेकिन आज़ाद भारत में भी उस पद को बना कर रखा गया, क्योंकि लोकल लेवल के प्रशासन संभालने में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। उसी तरह का ये आपदा मित्र भी है। ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे। आपदा मित्र क्या है? यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। एनडीएमए इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है जिसमें आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्यों के लिए आपदा मित्र को प्रशिक्षित किया जाना शामिल है। आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये स्वयंसेवक होते हैं एक तरह से। हर गाँव से 10-15 युवक को ले लिया, उनको ट्रेंड कर दिया कि बाढ़ आएगा तो सबसे पहले कैसे रिस्पॉन्स करना है, पीने के पानी का इंतजाम करना है, रहने का इंतजाम करना है, खाने का इंतजाम करना है, सैनिटेशन का इंतजाम करना है। ये सब ट्रेनिंग दे दी जाती है उनको। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास कैसे हुआ? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देते हुए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन योजनाओं पर तैयारी की, सिफारिश करने तथा प्रभावी समन्वय उपाय सुझाने हेतु अगस्त 1999 में एक उच्च स्तरीय प्राप्त कमेटी और वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अभिलेख में प्रथम बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय को शामिल किया गया। 12वें वित्त आयोग को भी आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा हेतु अधिदेश किया गया था। 12वें वित्त आयोग को बोला गया कि ऐसा करो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के समय आर्थिक प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर भी आप अपनी रिपोर्ट देंगे। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबद्ध मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को बनाने के लिए किया गया। केंद्र स्तर पर कौन होगा? तो केंद्र स्तर पर होगा एनडीएमए। राज्य स्तर पर कौन सा होगा? एसडीएमए। ये चीज़ पता चल गया। केंद्र में कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। इसी के तहत ये बॉडी भी होंगे। इसके कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके तहत कौन सा आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा उसके कौन होंगे? तो डीएम होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। पूरा एकीकृत है, इंटीग्रेटेड बोलते हैं इसको। कार्य और उत्तरदायित्व क्या है अब इसका? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृत देना, आपदा प्रबंधन हेतु नीति बनाना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना, ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सकें, ऐसा दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालय विभाग द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने, आपदा प्रबंधन के समन हेतु अपनी विकास योजनाओं और परियोजना में किया जा सके। अगला क्या है इसमें? अगला है समन के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना। अन्य ऐसे देश जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना। भयावह आपदा स्थिति आपदाओं से निपटने हेतु रोकथाम या समन की तैयारी करना, क्षमता निर्माण के अन्य उपाय अपनाना। ये सब किसके काम है? तो ये सब एनडीएमए के मुख्य रूप से काम है। चुनौती क्या है इनके समक्ष? 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी, आपने सुना होगा, केदारनाथ वाली आपदा, एनडीएमए की भूमिका पर कई सवाल उठाए गए थे, जहां यह अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन के विषय में लोगों को समय पर सूचित करने में विफल रहा था। आपदा के बाद राहत संबंधी प्रतिक्रिया में भी उतनी ही खराबी थी। विशेषज्ञों ने बाढ़ और भूस्खलन के शमन के लिए एनडीएमए की अधूरी परियोजना को जिम्मेदार ठहराया था। काहे कि आप बॉडी हो, इतने सारे लोग 2013 के बाढ़ में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद, फ्लैश फ्लड का आ गया था, उसमें 13,000 से 14,000 लोग मारे गए थे। उसके बारे में आपने कुछ किया ही नहीं, तो काहे का आप बॉडी बना के बैठे हो? कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को पूरा करने में देर हुई है। परियोजना को भी पूरा कर, कौन बोल रहा है? कैग बोल रहा है, देश का सबसे बड़ा ऑडिटर बोल रहा है इस चीज़ को। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखना है। सत्यनारायण भगवान की कथा तो चल नहीं रही है। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपसे आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो वहाँ पर ये सब लाइन चेप के आ जाना, अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ओके, ऐसा पाया गया कि नदी प्रबंधन गतिविधि और सीमावर्ती क्षेत्रों की परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को पूरा करने में ज़्यादा देरी हुई है, जो मूलतः असम, बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ की समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान थे। वह 2018 में केरल और 2015 में चेन्नई की बाढ़ के दौरान विनाश आपदा स्थिति के संबंधित तैयारी को लेकर भी संस्थाओं को सजग करने वाला है। वह 2015 चेन्नई की बाढ़ को कैग की रिपोर्ट ने मानव निर्मित आपदा कहा था। कैग ने क्या बोला था? चेन्नई की बाढ़ को हम लोग चर्चा नहीं करते, बोला था कि ये मानव निर्मित बाढ़ है, ये सब प्रकृति ने कुछ नहीं किया है। आप शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सही नहीं करोगे, शहर के वाटर ड्रेनेज सिस्टम बेकार रहेगा। आपका पटना में भी बाढ़ आया था, याद होगा आपको, क्या था? पटना शहर से जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये तो प्रकृति का बाढ़ नहीं है, ये तो मानव निर्मित बाढ़ है। किसने बोला है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बोला है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन में इसको लिख कर आ जाइएगा। एनडीआरएफ कमियों के
कर्मियों के पास संकट की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण, सुविधा और आवासीय सुविधा का अभाव है। अभी भी एनडीआरएफ को सब जगह लगा तो देते हो आप, लेकिन कई सारे जगह पर उनके प्रशिक्षण ही नहीं होते हैं उस तरह के। निधियों का दुरुपयोग भी होता है। इनके लेखा परीक्षणों से पता चला है कुछ राज्यों ने उन व्यय हेतु निधियों का दुरुपयोग किया है जिन्हें आपदा प्रबंधन के लिए स्वीकृत किया गया था। ये चीज़ पता चल गया कि जो फंड दिया गया था आपदा प्रबंधन के लिए, उस फंड का कुछ और ही यूज कर लिया है राज्यों ने। एनडीएमए को ध्यान में रखिएगा, इसके क्रिटिसिज्म को भी ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पर। बाकी बी पर जो है तो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। ओके, अगला टॉपिक क्या है? प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने से मिटेगा देशों के बीच विभेद। देखिए G20 की अलग अलग बैठक हो रही है देश भर में, तो बनारस में एक बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला तो देख लीजिए। कर्ज की समस्या से जूझते गरीब और विकासशील देशों का मुद्दा भी उठाया प्रधानमंत्री जी ने, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अगर G20 से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा था और क्या क्या कहा है। उस कुछ हेडिंग को मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि बदलते वक्त में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डाटा को आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी माना। बताते हुए मोदी जी ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दूसरे देशों के साथ साझा करने का प्रस्ताव भी रखा कि भाई ऐसा करो, सब लोग यूपीआई को आज से अपनाना शुरू कर दो, हमने बनाया है, हम आप सबको फ्री में दे रहे हैं, ले जाओ, लाभ उठाओ। तो इस तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री ने बोला कि मतलब डिजिटल चीज़ों में जो हमने हासिल की है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। हम विकासशील देश हैं और हम किनको मदद करेंगे? तो गरीब और विकासशील देशों को हम बोलेंगे कि आ जाओ, सब लोग सीख के जाओ, यहाँ से आओ, सबको पढ़ाते हैं हम बिठाकर डिजिटल कैसे बना जाता है। पीएम मोदी ने वाराणसी में G20 बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कर्ज की समस्या से जूझते गरीब और विकासशील देशों का मुद्दा भी जोर तरीके से उठाया। कहा कि निवेश बढ़ाकर ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मोदी मत लिखो भाई। मोदी जी ने एक बार फिर बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की वकालत की। बहुराष्ट्रीय संस्था किसको बोलते हैं? जैसे यूएन क्या है? बहुराष्ट्रीय संस्था है, इसमें सुधार की वकालत की है। इसके जैसे जो भी संस्थाएं होंगी बहुराष्ट्रीय, जहाँ पर अलग अलग राष्ट्र उसके सदस्य होते हैं, उनमें सुधारों की बात की है। किसको लेकर सुधार? विकासशील देश और गरीब देशों के लेकर थोड़ा सा संवेदनशील बनिए आप लोग, यही कहा है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बढ़ता डेटा विभेद एक बड़ी चुनौती है। आज तक आपने सुना होगा कि खाद्य असमानता, आपने सुना होगा संपत्ति का असमानता, ऊर्जा असमानता, जल की अनुपलब्धता। अब डेटा असमानता का मुद्दा उठ रहा है। जैसे अब गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी कंपनियां हैं, इनके पास जितना डेटा है उतना तो पूरे दुनिया के बाकी देशों के पास भी नहीं है जितनी इन कंपनियों के पास डेटा है। अब उन्होंने बोला कि एक अमेरिका देश की सारी की सारी कंपनियां हैं, अमेरिका की ही तो हैं। अब अमेरिका के कुछ कंपनियों के पास विश्व के सारे देश के लोगों का डेटा है, क्या खाता है, कौन कौन क्या पहनता है, क्या सोता है, क्या कहाँ जाते हैं, हर चीज़ का, कौन सा चीज़ आप सर्च करते हैं इसका भी डेटा है। और बाकी देश डेटा के मामले में गरीब होते जा रहे क्योंकि उनके पास ऐसी कंपनियाँ ही नहीं हैं, ऐसी चीज़ें ही नहीं जो डेटा सृजित कर सके। तो इसको लेकर भी उन्होंने बात की कि डेटा असमानता दुनिया में बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मोदी जी ने कहा दुनिया में डेटा असमानता एक बड़ी चुनौती है। उच्च गुणवत्ता के डेटा आज आर्थिक नीतियों, संसाधनों के बेहतर तरीके से आवंटन करने और प्रभावशाली लोक सेवा के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। हमारे पास डेटा रहेगा, मान लीजिए गरीबी से जुड़ा हुआ हमारे पास डेटा ही नहीं होता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो कैसे हम गरीबी को मैनेज करते हैं? हमें पता ही नहीं होता कि पटना ज़िला में कितने % लोग गरीब हैं, गरीब लोग किस इलाके मुख्यतः रहते हैं, उनका खान पान की चीज़ें क्या हैं, उनका पेयजल कहाँ से मिलता है। अगर ये हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम उनके प्रबंधन को कैसे बढ़ावा देंगे? यही सब बात की है प्रधानमंत्री जी ने। इन्होंने क्या बोला है, लोक प्रशासन में भी डेटा की बहुत ज़्यादा भूमिका है। आपसे क्या निबंध पूछा जा सकता है? लोक प्रशासन में डेटा की भूमिका, निबंध लिखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पूछा जा सकता है भाई, ये चीज़ पूछा जा सकता है। या ये बोल सकता है कि डेटा की क्या महत्व है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में। इस तरह की चीज़ें GS2 के पेपर में, GS1 में भी आ सकता है। इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज का टॉपिक यही रहेगा आपका निबंध लिखने के लिए। निबंध लिखना है इस पर 700 शब्दों में, लोक प्रशासन में डेटा की भूमिका, शुरू से अंत तक लिखना है। ओके, बस यही सब बातचीत की उन्होंने कि भाई ऐसा करो, असमानता कम करो, गरीब देशों का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि विकासशील देश में हो रहा है। कौन सा चीज़ हो रहा है? तो G20 की बैठक हो रही है। G20 के ट्रोइका यानी कि अगला देश ब्राज़ील, पिछला देश इंडोनेशिया और वर्तमान में भारत में हो रहा है। इसी को ट्रोइका कहा जाता है। अगला बैठक कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ट्रोइका में पहली बार ऐसा है कि तीनों के तीनों देश जो हैं वो विकासशील देश हैं, इसलिए विकासशील देशों का मुद्दा हम भरपूर तरीके से उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी का कुछ बयान था, मुख्य रूप से निबंध का टॉपिक इसमें मुझे निकालना था आप लोगों के लिए, यही वाला कि डेटा की क्या भूमिका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में, इसको लिखना है आप लोगों को। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगला आपका,
ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। देखिए आर्टिकल 21 जो है ये मूल अधिकार में सबसे विस्तृत आर्टिकलों में से एक है। जीवन का अधिकार है इसके तहत दिया हुआ। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि चैन से सोने का अधिकार भी जीवन का अधिकार के तहत मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी को सोने से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मूल अधिकार को उल्लंघन कर रहे हो आपका। आपके घर में तो ऐसा कुछ होता है, घर में कोई मूल अधिकार लागू ही नहीं होता है। कभी पिताजी के सामने बोल कर देखना का व्यक्ति की मेरी स्वतंत्रता है, हो सकता है कि कुछ पड़ जाए आपके मुँह हाथ पर। तो ऐसी चीज़ें देखिए क्या बोला इन्होंने, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा किससे कहानी को हटाकर क्या बोला इन्होंने। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र में पिता के नाम बदलने की 2 छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी, पीटी, बीपीएससी, मेंस सब जगह पूछे जाते हैं। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21, जिसका क्या नाम है, जीवन का अधिकार, के तहत पहचान का अधिकार जीवन के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। राइट टू आइडेंटिटी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का भाग है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। और किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21 के तहत है। अधिकार जीवन के अधिकार का मूल हिस्सा है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीना इसके दायरे में शामिल है। ऐसे कि में याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र पिता का नाम बदलने से सीबीएसई द्वारा इनकार किया जाना पूरी तरह से अनुचित है। उसके प्रमाण पत्र में उसके पिता का नाम चेंज नहीं कर रहा था सीबीएसई, इसको लेकर चला गया वो आदमी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने सीबीएसई को डंडा मारा, ये कैसे नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल चेंज करना चाहिए आपको। उसको राइट टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, संविधान के मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। तो मुझे बस यही बताना था आपको। आर्टिकल 21 के बारे में तो बाकी आप लोग जानते ही हैं। संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से शुरू हो जाता है और कहाँ तक जाता है ये आपको मुझे बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये तो पता होना चाहिए यार, है ना। सारे आर्टिकल पता होने चाहिए, मूल अधिकार के रटे हुए होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। किसने बोला है? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोला है। आर्टिकल 21 क्या होता है ये पता है आपको, मूल अधिकार क्या होता है ये भी पता है आपको, जीवन का अधिकार क्या होता है ये भी पता है आपको। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देश में अब सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस में है? मध्य प्रदेश में। पीटी एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पूछ लिया तो बताइए देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो एमपी में है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। अभी मैं टाइगर रिजर्व भी समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में 6 हैं, महाराष्ट्र में भी 6 हैं, कर्नाटक में 5, तमिलनाडु में 5, असम में 4, राजस्थान में 4, छत्तीसगढ़ में 4। अब इसको पढ़ भी लेते हैं कि क्या है भाई, न्यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सागर जिले में स्थित नौरादेही अभयारण्य को मिल सकता है टाइगर रिजर्व का दर्जा। वर्तमान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 रिजर्व हैं और क्या है, 6 रिजर्व हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। सागर जिले में स्थित नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की सहमति के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने नौरादेही को टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल कर दिया है। कोई भी वन्य प्राधिकरण है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, अगर उसको NTCA एक्ट के तहत शामिल कर दिया जाता है तो वो क्या में बदल जाता है? उसको फिर टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाता है। BPSC 68वीं में सवाल पूछा गया कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया। तो मैं अभी डिटेल बताऊंगा। क्या है कि राज्य सरकार अभी तक 6 थे, अब मध्य प्रदेश में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। नौरादेही को टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकार इसी माह अधिसूचना जारी कर सकती है। नौरादेही को मिलाकर मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अभी तक आपको लग रहा होगा कि 6 हैं, फिर सर कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक है। अब दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर अपना कर्नाटक राज्य रहेगा। और क्या है, देश के सबसे अधिक 526 बाघ कहाँ पर हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है, जिनकी संख्या बढ़कर 700 तक जाने की उम्मीद वनाधिकारियों ने जताई है। देश में कितने बाघ हैं? तो 3169 बाघ हैं। इससे पहले वाले में कब कितने थे? तो 2969 इसमें बाघ थे। पिछले वाले टाइगर जो काउंटिंग हुई थी उसमें पिछले साल ही प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उसके संदर्भ में क्या किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत फिर से गणना की गई बाघों की, तो उसमें 3169 बाघ निकल कर आए अपने देश में। ये आंकड़े ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि NTCA वगैरह क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या है ये सब। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बाघ संरक्षण के लिए कदम। प्रोजेक्ट टाइगर एक अनुमान के अनुसार भारत में 1900 में लगभग में
40,000 बाघ थे। लगभग 1900 ईस्वी में 40,000 थे, परंतु 1972 में यह संख्या घटकर 1800 मात्र हो गई। पता है क्यों? शिकार के कारण। अंग्रेज शिकार करते थे, भारत के राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, बाघों को मारते थे, होड़ लगाते थे कौन कितना बाघ को मारेगा। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था। 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में बाघों की उपलब्ध जनसंख्या का वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व आर्थिक मूल्यों के रखरखाव सुनिश्चित करना है। इस तरह के जैविक महत्व के क्षेत्रों को लोगों को लाभ, शिक्षा, आनंद के लिए राष्ट्रीय विरासत के रूप में संरक्षित करना है। और मैं आपको बता दूं, बाघ को की स्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। अगर आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा तो की स्टोन प्रजाति होती क्या होता है? एक प्रजाति के रहने से पूरा का पूरा वन संरक्षित रहता है। उसी के तहत कौन सी प्रजाति आती है? की स्टोन उसी को कहा जाता है। जिसके एक के विलुप्त होने से पूरा वन के पूरे प्रजातियों का बायोडाइवर्सिटी का तबाह होने का खतरा होता है। वो कौन सी प्रजाति कहलाती है? की स्टोन प्रजाति कहलाती है। सबसे मुख्य प्रजातियों में से एक होती है। हाथी भी की स्टोन प्रजाति का भाग है, बाघ भी की स्टोन प्रजाति का भाग है। टाइगर रिजर्व वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें बाघ और उसके शिकार से संरक्षण के लिए अधिसूचित किया जाता है। इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या बाघ केवल टाइगर रिजर्व के तहत जो बाघ प्राधिकरण बनाए गए हैं टाइगर रिजर्व होते हैं, क्या उन्हीं में निवास करते हैं? नहीं, देश के 50% से बाघ जो ज़्यादा हैं वो कहाँ पर रहते हैं? तो वो टाइगर रिजर्व के बाहर निवास करते हैं। यूपीएससी ने पीटी में ये फैक्ट पूछा था, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। प्रारंभ में 9 बाघ अभयारण्य परियोजना के अंतर्गत आते थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 50 हो गई। अब तो 53-54 के करीब में पहुंच गई है। राज्य सरकार जब एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले देख कर जाएंगे कितने टाइगर रिजर्व हैं देश में, कितने नेशनल पार्क हैं, ये चीज़ देख कर जाएंगे आप लोग। राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर एक क्षेत्र को बाघ के आरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकती है। राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की अनुशंसा पर कौन घोषित करती है? तो राज्य सरकार घोषित कर सकती है, अधिसूचित कर सकती है। अनुशंसा कौन करेगा? एनटीसीए करेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वही करेगा अनुशंसा, तब जाके राज्य सरकार कर सकती है। एक टाइगर रिजर्व में निम्न क्षेत्र होते हैं। एक होता है कोर क्षेत्र, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। कोर जोन टाइगर वास क्षेत्र के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर स्थापित क्षेत्र होता है। सबसे अंदर में होता है कोर, फिर उसके बाहर का हिस्सा, फिर सबसे बाहर का हिस्सा होता है। इन क्षेत्रों को एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। बफर क्षेत्र क्या होता है? यह महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य या कोर क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र होता है। ये कोर हो गया। इसके बाहर का क्षेत्र कौन सा होगा? ये बफर क्षेत्र होता है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जहां बाघों की प्रजातियों को पर्याप्त विस्तार के साथ महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की आजीविका, विकासात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की उचित मान्यता के साथ वन्य जीवन और मानव गतिविधि के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। टाइगर रिजर्व की सीमा में कोई भी परिवर्तन, इस लाइन को 2 बार पढ़िएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के मंजूरी द्वारा किया जाता है। एनटीसीए के अनुशंसा पर ही स्थापित होगा। एनटीसीए के अनुशंसा पर ही उसका एरिया बदला या कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सारे पावर किसके हाथों में होते हैं? तो एनटीसीए के हाथों में होते हैं। जनसंख्या का अनुमान वगैरह हमें नहीं पढ़ना, ये पुराना जनसंख्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, एनटीसीए है, ये वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के सक्षम प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। इसके शक्ति और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए 2006 में इसको संशोधित किया गया था। तो हमें मूल रूप से इतना ही जानना है कि कैसे क्या बाघों का संरक्षण एनटीसीए करती है। एनटीसीए क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। बहुत बार पूछा जा चुका है, आसान सवाल है ये तो। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते, और इसका भी नाम ध्यान में रखना, नौरादेही अभयारण्य का। ओके, अगला टॉपिक क्या है? मृतदेह की गरिमा का सवाल। ये टॉपिक क्या ही बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ इन बच्चों को। फिर मुझे लगा कि ये पता भी होना चाहिए। बहुत सारी जगह आपने मिथ सुना होगा, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला दिया कि ये टॉपिक चर्चा में आ गया अचानक से, और ये बहुत ही विभत्स टाइप का टॉपिक है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था मैं किस तरह से समझाऊँ। ये क्या है? निक्रोफीलिया बोलते हैं इसको, निक्रोफीलिया। बताऊँगा मैं, अभी डिटेल में बताऊँगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कानून में हुआ क्या दरअसल में कि कर्नाटक में 21 साल की लड़की की निर्ममता से हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद उसके शव के साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन विडंबना ये है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस अपराधी को हत्या के जुर्म में तो उसको कैद की सज़ा सुनाई है, उसको सज़ा सुनाई मतलब हत्या के जुर्म में तो उसको सज़ा मिली है, लेकिन उसको मृतदेह के साथ बलात्कार करने के लिए कोई सज़ा नहीं दी गई।
उस सज़ा में उसको बरी कर दिया गया। मतलब कि बोला गया कि इस तरह के जो जुर्म होते हैं उनके लिए भारत देश के आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में कोई भी सज़ा का प्रावधान है ही नहीं। मतलब कि आज तक हमने इंडियन पीनल कोड में इस तरह के जघन्य अपराधों को परिभाषित नहीं किया है। और ये अपराध क्या है तो मैं बता देता हूँ। ये अपराध है कि मृतदेह के साथ बलात्कार। कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल और मानसिक प्रवृत्ति ऐसा हो जाता है कि उनको मृतदेह जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। आप समझ सकते हैं किस तरह के मानसिक विकार है ये। तो मूवी वगैरह हम देखा होगा, साउथ की बहुत सारी मूवियाँ ऐसी हैं जिसमें इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुझे लगा कि बस पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होना। मैं टर्मिनोलॉजी दिखाऊंगा आप लोगों को। विडम्बना देखिए कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मृतदेह के साथ घिनौना जुर्म की सज़ा मिल सके। शायद पूर्व में समाज ने ऐसे अमानवीय कृत्य की कल्पना ही नहीं की होगी। देखिए होता क्या है, कुछ चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। देश में कुछ ऐसे ही तो कानून बनेंगे जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा अपराध हो सकता है। अब बच्चों के साथ अपराध की लोग कल्पना नहीं करते थे, तो इसलिए पहले कानून नहीं था। फिर पॉक्सो जैसे एक्ट हमें बनाने पड़े कि भाई ऐसे कुछ राक्षस हो सकते हैं हमारे समाज में जिनके बच्चों के प्रति भी यौन आकर्षण हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह के कानून था ही नहीं कि भाई मृतदेह के लिए भी किसी का यौन आकर्षण हो सकता है। तो हमें उसके लिए हमारे पीनल कोड में कोई कानून था ही नहीं। जबकि ब्रिटेन और यूरोप के बहुत सारे देशों और अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में इससे जुड़े हुए कानून हैं। तो ये एक टॉपिक था जो मुझे ये बताना था कि कानून के अभाव में कई बार आरोपी को कम सज़ा मिल पाती है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जबकि एक निर्दोष शरीर दरिंदे के विषय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई कर रहे जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस टी वेंकटेश नाइक ने कहा कि मृतदेह के साथ दुष्कर्म का नेक्रोफीलिया माना जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो मृतदेह के साथ दुष्कर्म के आरोप को दोषी ठहराता हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 आपने नाम सुना होगा, इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस घटना के बाद केंद्र सरकार से आईपीसी की धारा 376, 377 में संशोधन करने के साथ नेक्रोफीलिया को अपराध मानते हुए कानून बनाने की सिफारिश भी की है। हाईकोर्ट ने क्या सिफारिश की है केंद्र सरकार के कि भाई साहब इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, जल्दी से इसके लिए कानून बनाइए। अब आपको सोचना पड़ेगा इस दिशा में भी। बाकी 376 जो धारा है ना, ये इस पर मूवी भी बनी थी एक। 376 धारा के तहत है कि किसी के साथ दुष्कर्म वगैरह में ये लगाया जाता है। और अमानवीय संबंध में भी, यानी कि पशु के साथ संबंध या अमानवीय तरीके से कोई भी संबंध बनाते हैं और नेचुरल गैर प्राकृतिक संबंध भी अगर आप बनाते हैं तो उस मामले में भी इसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इस तरह के सज़ा का प्रावधान नहीं था। मैं टर्मिनोलॉजी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निक्रोफीलिया इज ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोस एंड ये इवॉल्व दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन टू ए डेड बॉडी। समझ गए होंगे। ये टर्मिनोलॉजी मुझे बस बताना था आप लोगों को कि ऐसी चीज़ें भी हो रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिफारिश की, मुझे लगा कि पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं देश में। और क्या ही बताऊं मैं इस चीज़ के बारे में। ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी पूछा भी जा सकता है। कई बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस में इस तरह के टर्मिनोलॉजी को। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य बता, गडकरी बोले इसे बनाने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। देखिए हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन कहाँ पर शुरू हुआ है? सबसे पहले तो असम राज्य में शुरू किया गया ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा, लेकिन डिटेल में हम लोग इस पर पूरा आर्टिकल हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी से आज आए कल आए लेकिन सवाल ज़रूर आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये फ्यूल है, भविष्य का एनर्जी इसको कहा जाता था, लेकिन अब वो भविष्य आ गया है, अब इसका उपयोग होने लग गया है। हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं या हाइड्रोजन को जब हम एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसमें किस चीज़ का इमिशन होता है? तो H2O का इमिशन होता है, यानी कि पानी निकलता है। 100% ग्रीन एनर्जी है हाइड्रोजन एनर्जी। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन टर्म क्या होता है ये मुझे आपको बताना है। तो जब हाइड्रोजन का उत्पादन हम रिन्यूएबल सोर्स से करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन के ईंधन बनाने में। किस विधि का? इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस विधि करने के लिए हमें हीट वगैरह चाहिए, तो वो हम कहाँ से लाएंगे? तो वो हम लाएंगे रिन्यूएबल सोर्स से लाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हीट चाहिए, वो हम कहाँ से लाएंगे? रिन्यूएबल सोर्स से लाएंगे। रिन्यूएबल सोर्स यानी कि सोलर एनर्जी से लाएंगे, है ना, विंड एनर्जी से ला सकते हैं। तो जब हमने सोलर विंड एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा H2 नामक ईंधन का उत्पादन किया, इस प्रोसेस में कहीं पर भी कुछ भी उत्सर्जन हुआ नहीं, कुछ भी कार्बन उत्सर्जन हुआ
नहीं, इसको 100% ग्रीन हाइड्रोजन टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन को लेकर। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई है भारत सरकार, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा कम से कम 25 मिनट चाहिए उसको डिस्कस करना, और वहाँ से सवाल भी आ सकते हैं। ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि भी ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। और असम में उत्पादन शुरू हुआ है हाइड्रोजन एनर्जी का। ओके, अगला क्या है, सेम सेक्स मैरिज मोरालिटी वर्सेज इक्वालिटी। देखिए, सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब में महीने भर देश के प्रखंड वकील लोगों ने खूब सारा चर्चा किया। पक्ष विपक्ष में खूब सारी बातें हुई हैं। इसको लीगल बनाया जाए, इसको इलीगल रखा जाए। 377 धारा के तहत आपने सुना होगा 377 को समाप्त किया गया था, यानी कि जो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्टिव लोग होते हैं, जिसमें LGBTQ अलग अलग होते हैं सारे, इनको राइट्स दिया गया था कि आप पार्टनर के साथ रह सकते हैं, लेकिन उनको मैरिज का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि कोई गे मेंबर है, कोई लड़का अगर किसी लड़का से शादी करना चाहेगा तो इसको भारत में मान्यता नहीं दी गई थी। कोई लड़की अगर किसी लड़की से शादी करना चाहेगी, इसको भारत में आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई थी। हाँ, इनको साथ में रहने वगैरह की छूट मिल गई थी कि आप रह सकते हैं साथ में, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उनको होटल में रूम मिल सकता है, अलग अलग घूमने जा सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार से पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी सरकार। उन पर कोई, पहले क्या होता था, अगर इस तरह के लोगों को देखा जाता तो उनको पकड़ कर पुलिस जेल में बंद कर देती थी, तो उस पर रोक लगाया गया था। 377 धारा को खारिज करके उसका एक क्लॉज को खारिज किया गया था 2018 ईस्वी में, लेकिन उनको विवाह का अधिकार नहीं दिया गया था। अब उसी विवाह के अधिकार को लेकर खूब सारा चर्चा चल रहा है, और ये मोरालिटी का, इथिक्स का टॉपिक बन गया है, और इसमें से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूं, ताकि एक आइडिया आपको होना चाहिए कि इसके पक्ष विपक्ष में क्या क्या टॉपिक हैं, जिससे आप इसको आसानी से लिख सकें। केंद्र सरकार ने क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा कि जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह भारत में एक पवित्र मिलन और संस्कार और परंपरा है। केंद्र सरकार ने बोला कि यूरोपियन देश और पश्चिमी देशों के जैसे, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों रखना है आपको, अपना पक्ष मत बनाइएगा। आपसे कोई सलाह नहीं मांगेगा, आपको जज नहीं बनना है, ऑफिसर बनना है। एक बच्चे का मैंने कॉपी चेक किया था, उसने तो गाली नहीं लिखी थी, बाकी सब कुछ लिख दिया था इन लोगों के लिए। आपको वो काम नहीं करना है, आपको दोनों का पक्ष विपक्ष लिख के अपना ख़त्म कर देना है। आपको जज नहीं बनना, ऑफिसर बनना है। केंद्र सरकार ने बोला कि यूरोप अमेरिका में शादी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ संस्कार के तौर पर इसको माना जाता है, इसलिए हम हमेशा जैविक रूप से दो अलग लिंग के बीच में शादी को ही मान्यता दे सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। समलैंगिक विवाह के संदर्भ में सरकार का क्या पक्ष है भाई? सरकार ने तर्क दिया, न्यायालय नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ 2018, इसको याद रखेंगे, कि अपने फैसले में समलैंगिक व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों को केवल अपराध की श्रेणी से बाहर किया था, न कि इस आचरण को वैध ठहराया था। केंद्र सरकार ने ऐसा बोला है। न्यायालय ने समलैंगिक अपराध को श्रेणी से बाहर करते हुए इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन व गरिमा के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया। सरकार का तर्क है कि विवाह रीति रिवाज, प्रथा, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। हमारा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर को थोड़ी ना पूरा देश मांग सकते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल हो सकता है कि 2 लड़के साथ में घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के, 2 लड़कियाँ हाथ में हाथ डाल के घूम रही हैं, लेकिन हो सकता है कि इस छोटे शहर के लोग या गाँव के लोगों को समस्या हो इससे, और उनकी इसमें कोई गलती भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है, उनके लिए बस ये चीज़ अलग है। आप इसको सही ठहराइए, गलत ठहराइए, लेकिन ये सबके लिए मान्य नहीं हो सकता। जब तक समाज किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप उस पर थोप नहीं सकते हैं कोई चीज़। समलैंगिक विवाह की तुलना पति पत्नी और बच्चों के भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती। उन्होंने बोला कि भारतीय अवधारणा है कि पति पत्नी और बच्चे होते हैं, इसमें ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि हम इस चीज़ को स्वीकार कर लें। ये भारत सरकार का पक्ष है, मैं जज नहीं हूँ, मैं दोनों पक्ष विपक्ष सारा समझाऊँगा। संसद ने देश में केवल एक पुरुष महिला के मिलन को मान्यता देते हुए विवाह कानूनों का प्रारूप तैयार किया है। समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा व्यक्तिगत साथ ही संहिताबद्ध कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 उन युगलों के लिए विवाह का नागरिक अधिकार प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानून के तहत शादी नहीं कर सकते हैं। सरकार ने तर्क दिया कि इस मानदंड से कोई भी परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार ने क्या बोला कि आप काहे का जज बन रहे हो, कानून
कानून बनाना हमारा काम है। आप क्यों फैसला देकर कानून बनाने चले हो कि समलैंगिक विवाह मान्य है या नहीं मान्य है? विवाह विच्छेद संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद का है, तो संसद फैसला लेगी कि इनके विवाह को मान्यता देना है या नहीं देना है। आप क्यों फैसला ले रहे हो कि इनके विवाह को मान्यता देना है या नहीं देना है? ऐसा कौन कह रहा है? मास्टर नहीं कह रहा है, सरकार कह रही है। समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क है? पक्ष में तर्क सुनिए। कानून के तहत समान अधिकार और संरक्षण, यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना हर किसी को विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है। तो अब इस पर पहला सवाल, अगर सिर्फ उम्र हो जाए, यानी कि बालिग लोगों के इच्छापूर्वक विवाह का मान्यता दिया जाए, तो बालिग तो एक माँ और बेटा भी होते हैं, क्या संविधान उन दोनों के विवाह को मान्यता देगा? बहुत ही सटीक सवाल पूछा है मैंने। तो सिर्फ बालिग होना इच्छा को मान्यता देना नहीं होता है विवाह के लिए। विवाह के लिए भारत में जो परंपरा बनाया गया है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि संविधान में केवल लिखित कानून ही शामिल नहीं होते हैं, संविधान में परंपराएं और उस देश का विश्वास भी शामिल होता है, जिसको भी कैरी करना किसका काम होता है? संविधान का काम होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, कई सारे प्राइम टॉपिक अंत में निकल कर आते हैं। अगला क्या है? समान लिंग वाले जोड़ों के पास विपरीत लिंग जोड़ों के समान कानूनी अधिकार सुरक्षा होनी चाहिए। ये बोल रहे पक्ष में तर्क है। समलैंगिक विवाह की गैर मान्यता भेदभाव युक्त थी, जो LGBTQA+ जोड़े की गरिमा और आत्मसंतुष्टि पर प्रहार करती है। परिवार और समुदायों को मजबूती प्रदान करना, विवाह संस्कार जोड़े और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करना, समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह की अनुमति दिए जाने से उनकी स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर परिवार और समुदाय की मजबूती को प्रदान की जा सकती है। वैश्विक स्वीकृति, विश्व के कई देशों में इसको मान्यता दिया गया है और एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांत के खिलाफ है। ये किसने बोला है? ये पक्ष में बोला जा रहा है कि भाई मान्यता देना चाहिए, इसके पक्ष में बोला जा रहा है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले देश कौन कौन से हैं? देखिए बहुत सारे देश हैं। 133 देशों में समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उनमें से भी केवल 32 देशों में इसको विवाह को मान्यता दी गई है। 133 देशों ने बोला है कि ठीक है आप साथ में रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें से केवल 32 देश हैं जिन्होंने बोला कि आप विवाह भी कर सकते हैं साथ में, है ना। देशों ने इसको मान्यता नहीं दी है इस पूरे विश्व में, लेकिन विवाह की मान्यता कहीं कहीं पर दी गई है। समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क आपको पता होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष भी हमें पता होना चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, भारत में विवाह एक संस्कार माना जाता है, 16 संस्कारों में से एक। कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के मध्य ही होना चाहिए। उनका तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उसके विश्वास और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होगा। प्रजनन, कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतान की उत्पत्ति और समलैंगिक जोड़ों के जैविक बच्चे नहीं हो सकते, बायोलॉजिकल चाइल्ड उनका नहीं हो सकता। वो गोद ले सकते हैं लेकिन बायोलॉजिकल चाइल्ड उनका नहीं हो सकता। इसलिए उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। कानूनी मुद्दे, ऐसी चिंताएं हैं कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कानूनी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि विरासत, कर व संपत्ति का अधिकार, इस तरह की चीज़ों को लेकर समस्या हो सकती है। कुछ लोगों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिए सभी विधियों विनियमों को परिवर्तित करना बहुत कठिन होगा। आगे की राह क्या है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, थोड़ा सा समाज में इसके लिए होना चाहिए। बाकी आगे की राह हम क्या ही पढ़ें, पक्ष विपक्ष आपको बता दिया है मैंने, क्या है ये पूरा विवाद ये भी बता दिया है। और मुख्य रूप से केंद्र सरकार ये बोल रही है कि सब चीज़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही थोड़ी नहीं कर सकती है। यहाँ देश का प्रतिनिधि चुनकर संसद भवन में आए हैं, उनका क्या काम है? उनका भी तो काम है कि कानून बनाना। तो आप ही सारा कुछ करोगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर चना थोड़ी नहीं बेचेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर विवाद है। आप अपना पक्ष मत बताइएगा आंसर राइटिंग में, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। आप बस केवल पक्ष और विपक्ष लिख कर आइएगा। ऐसी चीज़ों पर अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा लिबरल थिंकिंग रखिएगा, सिरे से नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस विचारधारा के आने का समय हो जाता है उस विचारधारा को फिर दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। ये नए नए विचारधाराएं हैं, नए समाज की उत्पत्ति में इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। तो आप इसको लव करें, हेट करें, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। समझ में आ रही है चीज़ें? तो इसलिए इस चीज़ पर अपना अपना पक्ष और विपक्ष जो आधिकारिक है उसी को रख कर आइएगा। एग्जामिनेशन में जज बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आज का नहीं है, यहीं तक था। 38 मिनट का वीडियो हो गया है और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से बनता है वीडियो, शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच आप सभी का।